क्यों कुछ लोग बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते? अगर आपने 3 डॉट्स कनेक्ट नहीं किए हैं तो आपको पैसे नहीं बनेंगे. पहला, who is the right customer? Second customer would be what is a need or desire that I can fulfill that will get the customer to come to me. Third, what is the price point? Fun fact, working professionals have more assets in this country than business owners. कैसे किसी को लीडर बनना? टीम तो सभी बनाते हैं, लीडर्स नहीं बना पाते. उन लोगों को औहदा दिया जाता है जो चाटते हैं. कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेज में है बिजनेस? So workable business model is the indicator of survival. At success, the fact indicator is you have a second line of leaders who are managing day to day. So owner can focus on growth, expansion, diversification, all of that. अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो तो आज क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे? Something that every household needs. क्या बताओ? See, like Where do you feel इंडिया में नेक्स्ट $1 billion अपॉर्चुनिटी कौन सा बिजनेस? something in the infra space. फैमिली बिजनेस में बच्चे बोलते हैं कि यार पापा हमें मौका ही नहीं देते. पहले तो when you get your children to join your business, please do not give them a cabin. Please do not give them director, vice president status. पहले 2 महीना मुंह बंद सुनो. अगर 2 generations काम कर रही है ना, you need to have 3 relationships with each other. एक, you have to have a relationship of the family. Second, you need to have a relationship of a business partner. And there's a third relationship that needs to happen of a mentor and a mentee. आपने इतने बिजनेसेस एक्सपैंड करे, सबसे ज़्यादा कौन से बिजनेस में पैसे लगे? Like, आज का पॉडकास्ट मेरे बिजनेस कोच के साथ है, राजीव तलरेजा, जिनके साथ आई हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 5-6 years नाउ. एंड उन्होंने मेरी हेल्प करी है मेरे सारे बिजनेसेस स्केल करने में फ्रॉम ज़ीरो टू द लेवल दैट आई एम टुडे. एंड जब भी मैं एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने जाता हूँ, मेरे बिजनेस मॉडल्स, चैलेंजेस एंड वो कैसे बड़ा बनाते हैं, उन सब के बारे में राजीव ऑलवेज हेल्प्स मी, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है लाइफ में. इसीलिए आज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, जिस पे अगर आपको भी राजीव से सीखना है एंड अपना बिजनेस बहुत बड़ा करना है तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड उनके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं. ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट एंड आई होप ही हेल्प्स यू टू. मुझे इस चीज़ के कोई पैसे नहीं मिल रहे, मुझे कोई पेड इंडोर्समेंट करने के लिए नहीं बोल रहा है. मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि जैसे उन्होंने मेरी हेल्प करी है वैसे आप सबकी भी हेल्प हो जाए इन एक्सपैंडिंग योर बिजनेस. आज के एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि सही बिजनेस कोच ढूंढते कैसे हैं, बिजनेस के क्या स्टेजेस होते हैं और आपका बिजनेस किस स्टेज पे है ये कैसे समझें, स्ट्रॉन्ग लीडर्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड अगर आज कोई ज़ीरो से शुरू कर रहा है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एंड अगर आपका बिजनेस डाइंग स्टेज में है तो उसे सेव कैसे करें. ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना एंड कमेंट्स में मुझे बताना कि इस एपिसोड से आपने क्या सीखा. एंजॉय द शो. अपन केस पकड़ते हैं. चलिए, मान लो मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है. ओके, मेरे पास क्लैरिटी है कि मेरे को तो एक बड़ा बिजनेस ही बनाना है, लेगेसी बिजनेस बनाना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा नाम बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी, यही करना है. दिस इज डन, सॉर्टेड. अब मैं बड़ा बिजनेस कैसे बना सकता हूँ? क्यों कुछ लोग बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते हैं एंड क्यों कुछ लोग बना पाते हैं? स्टार्ट तो सेम ही करते हैं एक फील्ड में. ज़्यादातर लोग कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं बहुत ही होप और ऑप्टिमिज्म के साथ कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस जब लॉन्च करूंगा तो बिकेगा, पैसे बनेंगे. हाँ, कोई भी इस थॉट के बिना शुरू ही नहीं कर पाएगा. तो हर कोई होप और ऑप्टिमिज्म के साथ शुरू करता है. नाउ आप जब मार्केट में बाहर जाते हो अपना प्रोडक्ट या सर्विस लेके एक अजम्पशन के साथ कि सबको अच्छा लगेगा, अच्छी तरह बिकेगा, पैसे बनेंगे, अगर आपने 3 डॉट्स कनेक्ट नहीं किए हैं तो आपको पैसे नहीं बनेंगे, ना ही आपको क्लाइंट मिलेंगे. वो क्या है वो 3 डॉट? पहला, टू डिफाइन हु इज द राइट कस्टमर. अच्छा कस्टमर कौन है? अब उसकी डेफिनेशन देता हूं. राइट कस्टमर इज द पर्सन जिसके पास आपका प्रोडक्ट या सर्विस करने के लिए पैसे हो और जिसके पास आपके प्रोडक्ट या सर्विस की नीड हो, ज़रूरत हो. पैसा और ज़रूरत नहीं होगी तो जिससे आप बात कर रहे हो वो मायने नहीं रखता. ट्रू, राइट? सो फिगरिंग आउट हु इज द राइट कस्टमर. अ बेटर क्वेश्चन ऑन दिस. लेट्स से मेरा ये कप का बिजनेस है, तो ये तो हर किसी के लिए आता है. नहीं, ये कप की लुक, फील, वाइब कौन अप्रिशिएट करेगा? मॉडर्न कपल्स. एग्जैक्टली, जिनको एस्थेटिक सेंस है, जिनके एस्थेटिक सेंस है, जिनकी इनकम 2-3 आप ये मेरे मम्मी को बेच के दिखाओ, पहले तो टेंशन होगी, काम वाली साफ करते करते तोड़ देगी तो क्या होगा?
right? So to profile your customer, first figuring out right customer, money and need, then figuring out right product or service for that customer for which the customer is willing to spend the money. मतलब देखो, I can go as a parenting coach and I can teach 10,000 things. I can teach saying be non-reactive when your child falls. Yeah. Okay, I can teach saying how to put the baby to sleep on time, how to develop brain so that he becomes an achiever, right? Now watch, if I'm positioning myself as a parenting coach और मुझ में पेरेंट्स के लिए 10,000 सोल्यूशन है मेरे पास, 10,000 प्रॉब्लम्स के लिए, और मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, मैं कस्टमर को कंफ्यूज कर रही हूँ. भले ही आप अपने कस्टमर के लिए 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, बट आप पहले बात उसके बारे में करो जहां पर वो पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो. ओके, ये आपने एक और एग्जांपल दो उसका, कोई दूसरे बिजनेस का, बोरिंग जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं जिसमें लाखों लोग होते हैं. सो से फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी का स्टोर है. अब सिंपल लाइक आई गिव यू टेक, मेरा ज्वेलरी स्टोर है, हमारे पास सब कुछ है, ओके, और एंड आई गो आउट इन द मार्केट एंड से कोई भी आ सकता है. वर्सेस इफ आई, मेरी मैसेजिंग का फोकस हो कि वी आर एक्सपर्ट्स इन वेडिंग ज्वेलरी. नाउ अगर आपके घर में शादी है और 2 स्टोर है, और एक स्टोर है जो ज्वेलरी स्टोर है, और एक स्टोर की पोजिशनिंग, स्टोरी टेलिंग, ब्रांडिंग, मैसेजिंग, प्रमोशन, सब में एक ही बात हो रही है कि वी आर द बेस्ट वेडिंग ज्वेलरी स्टोर इन द सिटी. जब आपके घर में शादी, आप कहाँ एंट्री करोगे? वेडिंग वाले में. एग्जैक्टली. मान्यवर स्टोरी. ओके, एग्जैक्टली. कुर्ता तो कोई भी बेच देगा शादी के लिए ये है. दैट्स वाई तो वो ब्रांड बन गया, दैट्स वाई इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर है. ज़ारा और H&M से ज़्यादा पैसे कमाते हो. नाउ लोगों को लगता है कि अगर मैं सिर्फ वेडिंग के बारे में बात करूंगा, मेरा बाकी का कस्टमर छूट जाएगा. सी इफ यू आर ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, यू विल बी नथिंग टू नो वन. ओके, यू गॉट टू बी समथिंग टू समवन पहले. नाउ अगर ये कस्टमर अंदर आया बिकॉज आई एम द टॉप लीडिंग वेडिंग कलेक्शन स्टॉकिंग ज्वेलरी स्टोर, एंड मैंने वैल्यू दिखाई, मैंने रिलेशनशिप बनाया, मैंने वैरायटी भी दिखा दी, फिर दिस कस्टमर विल प्रॉब्ली कम बैक टू मी जब बच्चा भी पैदा होगा. क्योंकि उनको पता है यहां पर है. उस कस्टमर को अंदर कैसे ला रहे हो? वो व्हाट इज दैट वन पेन पॉइंट और वन नीड और वन डिजायर दैट यू आर फुलफिलिंग, दैट यू आर ब्रिंगिंग द कस्टमर टू योरसेल्फ. तो वेरी स्पेसिफिक. जिन बिजनेस के ये स्पेसिफिक पिन पॉइंट नहीं होता वो लूज कर. वो लार्ज बिजनेस में भी सेम होता है. वो जनरलिस्ट बन जाते हैं. ओके, एंड जनरलिस्ट जनरली सफर. Even to existing businesses, 10-15 years old businesses, I tell them ki look, if your business is stable only because of your existing customers, that's no longer stable. Because I've seen businesses that are successful and stable only because of existing customers, and existing customers come to them only because their operations are strong. उनकी डिलीवरी स्ट्रांग है. बट एक एग्जिस्टिंग कस्टमर चले जाता है ना, फ्रॉम स्टेबिलिटी और सक्सेस दीस गाइस स्लिप इनटू सर्वाइवल एंड स्ट्रगल. तो मतलब यू मीन कि मैं पहले तो मेरा कस्टमर कौन है, कितने पैसे कमाता है, उसकी नीड क्या है और पैसे क्या करता है, दैट इज़ फर्स्ट. सेकंड इज़ कि मैं जो भी फील्ड में हूँ उनमें हज़ारों चीज़ में से मैं एक कौन सी चीज़ है जो बेस्ट मैं ही करता हूँ और कोई भी नहीं करता. It's like this. I'll give you an example. One of my clients is Jumbo King, Vada Pav, okay, and burgers. Jumbo King is an Indian burger brand. But what do you see outside the store? Burgers, Jumbo King, क्या? What do you see outside the store? They talk about a 20 rupee, 25 rupee Vada Pav. Yeah. The Vada Pav brings, and the store is on the left side of the local train station in the evening. That's their positioning. So, कस्टमर जब शाम में निकल रहा है, काम से वापस आ रहा है, मुंबई के लोकल ट्रेन से उतर रहा है, जंबो किंग का स्टोर लेफ्ट साइड पे होगा, क्या देखेगा वो? वड़ा पाव देखेगा. अब वो वड़ा पाव के लिए जब अंदर आएगी कि चलो यार हाइजीनिक स्नैक करता हूँ, ओके, वड़ा पाव रास्ते पे मिलता है, आई कैन 5 रुपए 10 रुपए का भी मिलता है, ये 25 में बेच रहा है, और बट ये अच्छा लग रहा है ये. मैं अंदर जा रहा हूँ, व्हेन ही गोज इनसाइड एंड ही सीज कि अरे यहाँ तो इंडियन बर्गर है, इटालियन बर्गर है, मैक्सिकन बर्गर है, अमेरिकन बर्गर है, ओ चाइनीज़ बर्गर है जहाँ पर अंदर चाइनीज़ बिल डालते हैं, मैक्सिकन बर्गर में या नाचोस डालते हैं बर्गर के अंदर. देन द कस्टमर लाइक चलो यार आज ये ट्राई करते हैं. फिर कल मन में आता है कि यार वो नहीं ट्राई किया फ्लेवर, ये ट्राई करते हैं.
but they are bringing the customer in on that vada pav. तो उसको क्या बोलेंगे? What's that? What should be the question people ask? The first is कि मेरा कौन सा right customer है. Second question क्या होगा? Second customer would be, what is a need or desire that I can fulfill that will get the customer to come to me? Okay, so this is second. Third क्या है? Third, what is the price point जहां पर my product or service is competitive for the customer and profitable for me? वो price point क्या है जहां पर customer को लगे कि यार ठीक है, worth exploring this. देखो, अगर आपका price point का range इतना variant है from other market alternatives, till you are not a significant enough brand or till you don't have that higher demand जहाँ पर लोग क्यू में खड़े हैं और कुछ भी बोल दो देने के लिए रेडी है, तब तक you have to keep the price point at least competitive ना, where उनको लगे कि ठीक है यार, if I compare, okay, they are in the same range, and to then to make it work at that price point and make it profitable for yourself. See, today you make money not from the customer, you make money from your internal optimization, okay, because हर चीज में competition है. तो वो प्राइस पॉइंट फिगर आउट करना और उस प्राइस पॉइंट पे प्रोड्यूस करना, वो आपकी कला है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है आज की डेट में. बट प्राइस पॉइंट तो यूजुअली इन सारे बिजनेसेस में मार्केट स्टैंडर्ड से सेट होता है. सो द प्राइस पॉइंट is set by the market standards from a competitive point of view. Now you have to make that price point work and make it profitable for you. तो ये स्ट्रगल से निकलने का फॉर्मूला है कि struggle to survival, have to get these three right. Okay. Now from survival, if I have to go to stability, okay, what do I need to get right? I have to make sure marketing consistently हो रही है ताकि leads consistently आए, sales consistently हो रही है ताकि leads को convert करके revenue consistently आए, operations consistently हो रही है ताकि कस्टमर को वैल्यू मिले, ओके, और अकाउंट्स ठीक से हो रहा है ताकि कोई ऑफिसर आके दुकान पे ना बैठे या फैक्ट्री में ना बैठे, ओके, टू मेक श्योर दैट कंप्लायंस इज इन प्लेस, एक्यूरेसी इज इन प्लेस. अब टिपिकली क्या होता है ना, ज़्यादातर बिजनेसेस सर्वाइवल में इसलिए अटकते हैं क्योंकि सेल्स भी बिजनेस ओनर कर रहा है और ऑपरेशंस भी बिजनेस ओनर कर रहा है. तो जब सेल्स और ऑपरेशन साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, अगर एक बिजनेस ओनर को प्रोजेक्ट मिल रहा है और वो उसी में बिजी है, एंड मोस्ट बिजनेस ओनर थिंक यही है बिजनेस कि मैजिकली मिस्टिकली अच्छा काम करते 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 एक पॉइंट आ गया कि काफी सारे कस्टमर बन जाएंगे. वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा बन जाए. वर्ड ऑफ माउथ आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एक मेट्रिक है कि हमारा प्रोडक्ट सर्विस अच्छा है इसलिए हमको रेफरल आ रहे हैं. बट क्या आप वर्ड ऑफ माउथ कंट्रोल कर पाते हो? आप प्रेडिक्ट कर पाते हो कितने रेफरल आएंगे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हर हफ्ते, हर महीने? नहीं. तो वर्ड ऑफ माउथ इज अ अनहेल्थी वे ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर. ठीक है. सो व्हाट डू यू नीड? यू नीड टू बिल्ड एन इंजन ऑफ मार्केटिंग, ओके, कि जहां पर मेरा आउटरीच कंसिस्टेंटली हो, मेरी रिलेशनशिप बिल्डिंग कंसिस्टेंटली हो, मेरे बारे में अवेयरनेस कंसिस्टेंटली हो, मेरी क्रेडिबिलिटी कंसिस्टेंटली बढ़ती रहे ताकि क्यूरियोसिटी की वजह से इनबाउंड में मुझे उतने लीड्स आए. तो इस स्टेज पे लोगों को क्या बिल्ड करना चाहिए? तो सर्वाइवल से अगर आपको स्टेबिलिटी तक पहुंचनी है तो आपको मार्केटिंग स्किल्स और मार्केटिंग इंजन बनाना पड़ेगा. और मार्केटिंग इज लाइक गंगोत्री, दैट्स द सोर्स. वहां से जब पानी निकलेगा तो देन सेल्स कैन सेल, नो? ओके. सो टिपिकली द बिजनेसेस दैट मूव फ्रॉम सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी आर बिजनेसेस दैट सेट अप मार्केटिंग टू जनरेट लीड्स, सेट अप सेल्स एंड हैव ऑपरेशंस एंड अकाउंट्स इन प्लेस. ये चार एटलीस्ट फंडामेंटल है स्टेबिलिटी के लिए. बट लोग तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम मार्केटिंग नहीं करते, ऐसे ही हमारा धंधा बहुत चलता है. ये वही लोग बोल सकते हैं जो 10-15 साल से धंधे में. मुझे एक नया बिजनेस दिखाओ जहां पर बिना मार्केटिंग के धंधा आ रहा है. नहीं है. बट इनको सीख भी ऐसी मिलती है इनके प्रेसिडेंट से, तो वही तो भाई तुम करते जाओ काम, अपने आप काम आएगा. तुमको जो मिला है पहले वो अच्छे से करो. So isn't that right thing or wrong thing? No, so I'll tell you that's an incomplete way of thinking. See, delivering a good product, good service is a basic now. उसको आप अपना अचीवमेंट मत समझिए. अगर आप अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस नहीं दे पा रहे हो then you have no right to be in business. तो अब स्टेबिलिटी की बात करते हो, अब मार्केटिंग की बात कर रहे हो कि
अगर किसी बिजनेस को सर्वाइवल से बाहर निकलना है तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। या हर बिजनेस मार्केटिंग कैसे करे, क्योंकि टेक्निकली अधिकतर बिजनेस तो सेम ही चीज बेच रहे हैं। नहीं, कैसे मैं स्टैंड आउट करूं? मार्केटिंग में स्टैंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड आई टेल यू समथिंग, जितना ट्रेडिशनल आपका बिजनेस उतना इजी टू मार्केट, बिकॉज आपके इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग मार्केटिंग के बारे में सोच ही नहीं रहे। सो यू सेड फर्स्ट इज योर स्ट्रगल से सर्वाइवल पे आना है, सर्वाइवल से स्टेबिलिटी पे आना है। स्टेबिलिटी तब आती है जब आप मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशंस बना पाते हो। मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन और अकाउंट्स। ओके। और टिपिकली ना ज्यादातर बिजनेस में आप क्या नोटिस करोगे, जो लोग स्टेबिलिटी तक पहुंचते हैं ना, उन बिजनेस में एक पैटर्न है। इन चारों में से 2 डिपार्टमेंट में टीम है और टीम का मैनेजर बिजनेस ओनर है। 2 डिपार्टमेंट में टीम नहीं है, बिजनेस ओनर खुद डूअर है। मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन पैटर्न, जो लोग स्टेबिलिटी तक पहुंचे हैं उनके पास ऑपरेशंस के लिए टीम है, प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए, डिलीवर करने के लिए टीम है। ओके, बट उस टीम के मैनेजर खुद है बिजनेस ओनर। वही सबसे वो क्लाइंट इंटरफेस मैनेज करते हैं। अकाउंट्स के लिए एक अकाउंटेंट होगा, अकाउंट्स का मैनेजर बिजनेस ओनर ही है। मार्केटिंग और सेल्स में टीम नहीं है, बिजनेस ओनर खुद मार्केटिंग और सेल्स करते हैं। दे आर डूअर्स, दे आर नॉट मैनेजर्स। सक्सेस इज अ स्टेज जहां पर एक बिजनेस ओनर रियलाइजेस कि हे लिसन, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, सेल्स इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा खुद, ना ही मैं इन सब में मैनेजर बन पाऊंगा। तो मुझे अगर सक्सेस तक पहुंचना है, आई विल हैव टू बिल्ड अ सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजर्स। नाउ यू लुक एट द स्किल सेट रिक्वायर्ड। स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए आपको खुद मार्केटिंग, खुद सेल्स और खुद 2 डिपार्टमेंट मैनेज करने हैं। बट स्टेबिलिटी से सक्सेस जाने के लिए ना आपको बाहर जाना बंद करना पड़ेगा, आपको अंदर रहना पड़ेगा, टू बिल्ड सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजर्स, टू बिल्ड कल्चर, टू बिल्ड प्रोसेस। वो बोरिंग लगता है बहुत बिजनेस ओनर्स को, कि उनको तो बेचने में मजा आता है, लोगों से मिलने में मजा आता है, कस्टमर को संभालने में मजा आता है। तो एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है। This is that stage of Dhoni going from being an opener 1 down to becoming captain, which requires a serious personality transformation. Till stability आप अपने कंधे तक बिजनेस को ला सकते हो। स्टेबिलिटी से सक्सेस जाना है, you'll have to build a chariot of horses. You can't be the horse. यहाँ पे क्यों फेल होते हैं बिजनेस? क्योंकि ये temperament required to lead is very different from temperament required to market and sell. Skill set required to lead is very different from skill set required to do marketing and sales. Explain, क्योंकि आप जैसे बात कर रहे थे, नेचुरल प्रोग्रेशन, ये कॉमन सेंस नहीं लग रहा है कि हाँ मैंने एक धंधा बनाया जहाँ मेरे पास पैसे आ रहे हैं, अब पैसे बढ़िया आ रहे हैं, तो मेरा अगला यही है कि मैं टीम बढ़ाऊंगा और टीम बढ़ के सब लोग मैनेज करेंगे, बड़ा बिजनेस बनेगा। राइट? टीम तो सभी बनाते हैं, लीडर्स नहीं बना पाते। तो क्या होता है, ऐसे बिजनेस में लोग होते हैं, बट उन लोगों को औहदा दिया जाता है जो चाटते हैं। क्योंकि बिजनेस ओनर में भी पेशेंस कम है ना, कि भाई तुम जो सुनता है उसको काम दो यार, जो सुनता है उसको जिम्मेदारी दो, जो सवाल पूछता है, जो अपना खुद का सोचता है उसको मत दो। सो बायस टेक्स ओवर एंड देन रिटेंशन बिकम्स अ प्रॉब्लम। ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज यहां पर सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये भी होती है, आप स्टार्ट करते हो बिजनेस, आप अपने एकदम कुछ लोगों के साथ स्टार्ट करते हो जिसमें सबको कुछ भी नहीं पता। स्टार्टिंग में तो किसी को भी कुछ नहीं पता, राइट? आप क्या, इतनी पैसे नहीं होते, इतनी बड़ी ब्रांड नहीं होती, इतना अट्रैक्शन नहीं होता कि एकदम टॉप 1% आपके साथ आके काम करें, कि भाई बड़े बड़े लोग जिनको सब आते काम करें, कोई भी आ जाता है, आप बनाते हो। धीरे धीरे ये आपके साथ बढ़ते हैं और यही आपके मेन लोग होते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि इनको बिजनेस आता है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आई रेकमेंड कि बड़े लोगों को मत लाना। क्यों? बिकॉज आई बिलीव फॉर अ होम ग्रोन बिजनेस द लीडरशिप ऑल्सो हैज टू बी होम ग्रोन। मगर कितनी बार मैंने बिजनेस ओनर्स को देखा है कि एक उम्मीद में एक बड़े ब्रांड से किसी को ला के रखते हैं, फिर क्योंकि आप महीने में उसको इतना दे रहे हो ना, आप भी उसके जी हुजूरी में लग जाते हो। सो आई एम अ बिग बिलीवर कि आपको लीडर्स अपने अंदर से ही डेवलप करना है। आपने ढूंढे और कुछ लोग लीडर्स बन गए बाय आपके पास, आपका बिजनेस बढ़ते जा रहा है, आपने कुछ चीजें राइट करी सेरेंडिपिटी से, मतलब कोइंसिडेंटली कुछ लोग लीडर्स बने। एब्सोल्युटली। मे बी उनमें लीडिंग स्किल्स नहीं थी, मे बी आप में ही लीडिंग स्किल्स नहीं थी, कुछ ना कुछ करके आपने कहा और बिजनेस बड़ा बनते जा रहा है। बिल्कुल। और ऐसे लोग ही
क्योंकि आप उन पर भरोसा करते हो सबसे ज़्यादा, और वो सबसे ज़्यादा आपके बिजनेस में रहते हैं, आप उनको ही लीडर्स बनाते हैं. यस, नो, सो बाय वर्च्यू वो बन जाते हैं, राइट. अब प्रॉब्लम क्या आती है, इन लीडर्स के पास बहुत बार अब कैपेबिलिटीज नहीं होती कि ये धंधा बड़ा बना पाए या टीम बड़ी बना पाए, या क्योंकि इन्होंने भी आज तक सब काम खुद किया होता है, तो इनमें इतना कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये अपने अंडर लोग हायर करके उन्हें ट्रेन करें और उन्हें अपने जैसा बनाए. यस, राइट. यस. तो ये चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे लोग, क्योंकि मैंने तो मेरा जो सबसे भरोसेमंद आदमी था उसको बोल दिया, भाई तू अकाउंट देख ले, तू मार्केटिंग देख ले, तू सेल्स देख ले, तू ये देख, प्रोडक्शन देख ले. व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, कि कोई भी बिजनेस ओनर बाय डिफॉल्ट ही करता है ये चीज़ें. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप डिफॉल्ट में करके ट्रायल एरर में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दोगे, बट इफ बाय आप डिजाइन कर पाओ तो आप थोड़ा और पीसफुली कर पाते हो. तो कैसे करना चाहिए, कैसे अब मैं लीडर बनाऊं? सो फर्स्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक जो ह्यूमन इवैल्यूएशन होती है आपके वर्क प्लेस में, इसमें आपका पर्सनल बायस और पर्सनल रिश्ता नहीं बीच में आना चाहिए. देखो, मैं कैसे बायस नहीं करूं, जिस इंसान ने मुझे 10,000 रुपये में उसका करियर है कि नहीं इसलिए ज्वाइन कर दिया, भाई जो तेरे को दे देना, वो मेरे साथ आज तक जुड़ा हुआ है और वो 3-4 साल में मेरी कंपनी का हर पार्ट में इन्वॉल्व है, उसने हर जगह भरोसा किया, तो मैं उस पर कैसे बायस नहीं हूँ? वैसे पर बिल्कुल बायस रखो, बट आई टेल यू क्या होता है. ओके, ज्यादातर सी लॉयल्टी कैन नॉट बी योर ओनली मैट्रिक्स ऑफ बायस. लॉयल्टी प्लस कैपेबिलिटी creates performance. Now, I'll tell you, I've seen business owners being biased, not just because of loyalty and capability, but because of good communication. कि मैं आपसे अच्छे से बात करता हूँ ना, मैं आपका इंसाइडर हूँ ना, तो उसके वजह से आप मेरे को जिम्मेदारी दे रहे हो. अरे जिम्मेदारी उसको दो जिसने पहले परफॉर्म किया है, जिसने रिजल्ट लाई है. अब जिसने रिजल्ट आई है और वो लॉयल है और उसके प्रति आपका बायस है, दैट्स नॉट बायस, दैट्स रिवॉर्डिंग. यू आर रिवॉर्डिंग द पर्सन फॉर हिज कैपेबिलिटी, हिज कमिटमेंट एंड हिज परफॉर्मेंस, राइट? सो दैट हैज टू बी योर बेंचमार्क. दैट हैज टू बी योर बेंचमार्क कि बंदा कैपेबल है, बंदे में कमिटमेंट है, एक ऑनेस्टी है, सच्चाई है, कंपनी के टुवर्ड्स और मेरे टुवर्ड्स एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और लॉयल्टी है. So that capability and commitment, when that's turning into performance and empower that person to become a leader or manager, great. अब सिर्फ उसको पोजीशन देके मेरा काम खत्म नहीं होगा. बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं, राजीव मैंने अपने सबसे लॉयल, सबसे कैपेबल टीम मेंबर को मैनेजर बनाया है, बट वो लोगों से काम करवाने के बजाय लोगों का काम कर रहा है आज. एग्जैक्टली. हाँ, क्योंकि आपने उसको पोजीशन दी है बट सिखाया नहीं है, क्योंकि आपको भी शायद वो सिखाना आता नहीं है. हाँ, तो कैसे सिखाएं? आप बोलने को सिखाना समझते हैं. मत कर, कितनी बार बोला है मैंने. अब आपके बोलने से दुनिया बदलती तो बस मंदिर बनते हैं आपके नाम के, राइट? कैसे करें फिर ये? तो सिखाना कैसे, वो सीखना पड़ता है पहले, और इस स्किल को लीडरशिप कहते हैं. तो मैं कैसे किसी को लीडर बनाऊं? Now, first, reward merit, competence plus commitment. जो ये दोनों चीजें डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, that's your leadership pipeline. क्या? बट वो डेलीगेट और ट्रेनिंग नहीं दिखाते. हाँ. बहुत सारे कमिटेड लोग भी हैं, कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, उनको आप प्रमोट भी करते हो. आप प्रमोट करते हो. प्रमोशन में आपका काम खत्म नहीं होता है, आपका काम वहां से शुरू होता है. द प्रैक्टिकल रियलिटी, ज्यादातर बिजनेस ओनर प्रमोट करके सोचते हैं बस मेरा काम तो हो गया ना, अब ये करेगा. हाँ. नहीं, वो सिखाना आपका काम है, ठीक है? तो सिखाने के लिए आपको भी सीखना पड़ेगा. नाउ व्हाट डू यू टीच? ओके, लाइक आई गिव अ सिंपल एग्जांपल. बिजनेस ओनर्स आते हैं, सर हमने सेल्स टीम बनाने की कोशिश की बट कोई बनता ही नहीं है, हम जैसे कोई बेच ही नहीं पाता. बोला ठीक है, बताइए क्या सिखाया आपने? नहीं, बंदे ने ज्वाइन किया, हमने प्रोडक्ट समझाया, सर्विस समझाई, कैसे क्या है प्रोडक्ट में, खासियत क्या है, सब सिखाया. तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की या सेल्स ट्रेनिंग की? ये इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को सेल्स ट्रेनिंग बोलते हैं. अच्छा नहीं, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ये सेल्स ट्रेनिंग है. तो सेल्स ट्रेनिंग क्या होती है? कौन से सवाल पूछना, रिक्वायरमेंट समझने के लिए कौन से सवाल पूछना, वो सवाल पूछने का स्किल सिखाना, फर्स्ट स्टेप. फिर
जो जवाब मिल रहे हैं उसमें कैसे समराइज करके कस्टमर और आपके बीच में एक अलाइनमेंट क्रिएट करना कि ये आपकी नीड है, ये आपको ज़रूरत है, कस्टमर को क्लैरिटी करवाना, वो सेलिंग स्किल है। फिर आपके प्रोडक्ट और सर्विस की पोजिशनिंग, कि जो कस्टमर की नीड है वो प्रोडक्ट और सर्विस, इसके लिए सोल्यूशन कैसे है, वो पोजिशनिंग, वो प्रेजेंटेशन, फिर उसमें स्टोरी टेलिंग, वो स्किल है। फिर पोजीशन करने के बाद कस्टमर के सवाल और ऑब्जेक्शंस और उनके डाउट्स को फ्रॉम टर्निंग देम फ्रॉम अ नो टू अ यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो सेलिंग स्किल है। फिर मेकिंग द ऑफर इन अ मैनर जहां पर आप जब प्राइस बोल रहे हो हिचकिचाहट के साथ नहीं, बट एक कन्विक्शन के साथ, एक वैल्यू पोजीशन के साथ बोल रहे हो, वो सेलिंग स्किल है। फिर नेगोशिएट करना, और नेगोशिएट का मतलब नहीं मैं जीतू तू हारे, नेगोशिएट का मतलब है कि आपको भी कुछ ऐसा मिले जब आप खरीदते समय खुश रहे और मुझे भी वो मिले जो मैं बेचते समय खुश रहा हूं, वो कॉन्वर्सेशन भी करना, वो सेलिंग स्किल है। फिर क्लोज करके कमिटमेंट लेना, वो सेलिंग स्किल है। अब जब मैं ये लिस्ट देता हूं ना, लोग ना अब ये जो देखेंगे पॉज कर करके लिखेंगे ये चीजें, बोलेंगे कि हाँ यार ये तो नहीं आता हमें भी। तो जब आपको आता नहीं, आप कुछ और करोगे और उसको सेल्स ट्रेनिंग बुलाते हो। आप प्रोडक्ट के बारे में समझा के बोलते हो कि ये बेच देगा अभी। अब आप क्यों बेच पा रहे हो? क्योंकि सालों से मेहनत करी है। क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट की इतनी एक्सपर्टीज है कि कस्टमर जब आपके सामने बैठता है ना, वो बोलता है कि यार इसको तो पता है ये क्या कर रहा है, ठीक है खरीद लेते हैं। तो कस्टमर आपकी कन्विक्शन खरीद रहा है, आपकी कॉन्वर्जेशन है, बट आपके सेल्स वाले को कॉन्वर्जेशन सिखानी पड़ेगी ताकि उसमें कन्विक्शन दिखे। एवरी बिजनेस इज अ लीडरशिप बिजनेस। अगर जिस बिजनेस ने ज्यादा लीडर्स बनाए उस बिजनेस ने ग्रोथ अचीव की। तो ये क्वेश्चन होता है लोगों का कि मैं इतना सिखा तो दूं किसी को, हाँ जी, मैं उसको एक लीडर बना दूं, ट्रेन कर दूं, और वो छोड़ के कहीं और चले जाता है थोड़े ज्यादा पैसे के लिए। क्यों जाता है? या तो ज्यादा पैसे के लिए, उसको खुद का कुछ करना होता है। एब्सोल्युटली। तो सक्सेस टू स्केल कैसे जा सकते हैं? सक्सेस टू स्केल आप तब जाएंगे जब आपने लीडर्स तैयार किए हैं फॉर सक्सेस। सक्सेस क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स डे टू डे देख रहे हैं, आप फ्यूचर देख रहे हैं, या तो प्रोडक्ट इनोवेशन, या तो डिस्ट्रीब्यूशन, या तो एक्सपेंशन, न्यू वर्टिकल, जो भी। नाउ लीडर्स रिटेन कब होते हैं? लीडर्स रिटेन तब होते हैं जब उनको एक फ्यूचर दिख रहा हो कि भैया ये लेवल तक गेम तो मैं नहीं खुद बना पाऊंगा, तो आई माइट एज वेल बी अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, ओके, वेयर वी आर गोइंग टू ग्रो बिग। You can retain leaders only when you expand the vision, only when you expand the opportunity, something that makes them feel कि यार, and you should be willing to give even the financial benefits of it. Okay, it's not just कि सपना दिखा दिया, काम करवा दिया, but कुछ दिया नहीं. You have to have that stage where you show them visibility, saying, okay, because you're helping me expand the pie, you get a piece of it. So then a person will evaluate, no, कि मैं from ground freelancer बनने से अच्छा है, let me be an entrepreneur here. And it's not just entrepreneur namesake के लिए. There's an ownership, there's an ESOP, there is a financial future to unlock wealth. Yeah. Right? And this is not some frivolous ESOP of a startup, okay, which will never see the realization till it goes to an IPO. Okay? This is a hardcore ESOP where like, okay, you're getting dividends, boss. तो अगर you believe कि मैं एक लीडर बनाता हूँ, उसको मेरा पूरा काम सिखाता हूँ, सब करता हूँ, और उसे सपने दिखाता हूँ कि हम इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, तो छोड़ के नहीं जाता? जाते हैं यार, उसके बाद भी जाते हैं, क्योंकि आज उसके बाद भी जाते हैं। शादियां नहीं टिकती, बच्चे बड़े होके माँ बाप के साथ नहीं रहते, तो इस उम्मीद में मत रहना कि लोग टिक जाएंगे, बट ये करना आपका काम है। फिर जो हो देखा है, फिर थोड़े टिकेंगे, थोड़े निकलेंगे, लॉ ऑफ नेचर है भाई। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फूल प्रूफ, नो? डू यू फील जितने लोग छोड़ते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बना देंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे और बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत नॉइज है एवरीवेयर, डू यू थिंक हर किसी को बनना चाहिए एंटरप्रेन्योर? हर कोई बन सकता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? मेरा इस पे ना थोड़ा आंसर
is a confusing yes and no answer. मतलब सपने देखने का हक मेरे हिसाब से हर किसी का है, ठीक है, और उस सपने को एक चांस देने का की जिम्मेदारी हर किसी की भी है. कि अगर आपने सपना देखा है ना, चुल है यार, या तो पूरी करनी पड़ेगी या बुझानी पड़ेगी. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. I'll give you a very simple example. I had a telecaller on my team. He was an engineering dropout. Okay. ठीक है. Telecaller था. ठीक है. हम जब B2B में करते थे, we used to make calls, set up appointments, go. अब ये telecaller ना engineering dropout था. South Indian family से था. Okay. And ये क्योंकि engineering में fail हुआ और इसका year back था ना, his family kind of lost respect for him. Now this guy had very low self-worth at one point of time. Because घर पे तो रोज गालियां पड़ रही है कि तू यूजलेस है, तू हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमारी कितनी आशाएं थी तुमसे. So every day is getting that. As an engineer, he joined us as an intern for telecalling. And telecalling is not a job that people desire for. No? It's a job mostly taken by people who have no other option. Yeah. He worked with us as an intern. Couldn't clear his year back. So parents were like, you're useless. We said, look, we don't care about a degree. Work with us full time. You're doing well. You're biting into this skill really well. You're doing well. He worked with us full time as a telecaller for a good 5 years. Okay. Did really well for himself. Added a lot of value to us as well. There came a stage where I felt we didn't have a bigger game for him. Okay. And there also came a stage where he wanted to play bigger. उसमें भी desire था, हमारे पास, we were not capable enough to give him a bigger opportunity. The scope of that work was limited. So, and he was very hesitant to start a business. I said, look, you have a hunger. Do you want to start? Do you want to start your own business? And he's like, what should I start? I said, look, so many small businesses need telemarketing as services. Can you build a telemarketing agency? Okay. I think one of the most highlight moments of my journey as an entrepreneur was not when he started. When 2 years after him starting, he came back and signed up for coaching with us as a client saying, I'm scaling my team, I need your help. It was the most special feelings. Huh? Yeah. Okay. Now I know there were people in my team who are not happy with me having this conversation with him, literally to persuade him to start. I asked him to go. I said, do this. Again, people are like, why? We could have done this. I said, I believe he has a bigger game there. Yeah. Idhar nahi to now, see, stunt ho jayegi. If I look at it from a transactional view, I have lost talent. Yeah. Talent that I've developed for 7 years, 2 years as an intern, 5 years as a full-timer. But I know this story of this telemarketer starting his own business inspires so many of my team members to own this organization as their own, saying कि ये करेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे. Yeah. And that trust is a responsibility to be lived up to every single day. Huh? We are talking about जो लोग छोड़ते हैं और चले जाते हैं, राइट? लेट्स गेट वन स्टेप पहले, क्योंकि हमने एक बिजनेस की स्टेजेस के ऊपर बात करी कि 0 पे तुम होते हो, वहाँ पे तुम स्ट्रगल मोड पे होते हो, स्ट्रगल से सर्वाइवल पे आते हो, सर्वाइवल से स्टेबिलिटी पे आते हो, स्टेबिलिटी से तुम सक्सेस पे जाते हो, सक्सेस से तुम स्केल करते हो. हाँ. हमने इन सब स्केल में 2 और चीज़ है. एक तो रोड मैप for leaders to see a career which is big enough for them, and this is where you turn them into intrapreneurs / entrepreneurs. और एक चीज आती है स्केल में, is I think at scale you got to look at what is the strategic direction of your business. Are you going to scale only through organic customer acquisition ki or marketing or sales or customers? Scale also is success to scale is also a stage where you can afford to buy smaller businesses. Okay, so acquisition becomes a active option for you. Success to scale is also a stage where you can sell your company out and become a director in a larger business and be a part of a larger game. Okay, and it works for those
who are willing to acknowledge that यार my capacity was to bring it till here. Okay? अब दूसरों के हाथ में देना पड़ेगा. अब दूसरे के हाथ में देना पड़ेगा और दूसरों के साथ थोड़े वक्त काम करना पड़ेगा, कैश आउट भी करके निकल सकता हूँ. ठीक है? So that is also a path to scale. Okay? Or scale is also saying, okay, let's prepare for listing the company and having a bigger vision for which we are going to the market and saying, this is why we need your money. Okay? So that strategic decision is very important at success stage to start preparing for how do you want to unlock the stage of scale. The vehicle has to be clear for you. So wo vehicle with a strong management, and at scale, I also see that for a lot of businesses, brand building becomes an important outcome. Okay? And when I'm talking about brand building, I think today, for a micro business, there's a stage of marketing where the purpose of marketing is lead generation. कि हमको inquiry चाहिए अपना product बेचने के लिए. But success to scale, you got to play the game of building a brand. Yeah. Bigger vision, bigger mission. Yeah. Involve more people into you. Yeah. Movement. How do you build a household name where people know that you exist and all of that? So I think that becomes a very active outcome there. Yeah. Like how do you go from being a yoga teacher to Baba Ramdev? Like that's like people should know the brand. Yeah. Okay. And if they don't know you, it's fine. But if they know the brand, then you build legacy. Yeah. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेज में है बिजनेस? Okay. So दो चीज़ें हैं. जैसे आपने पूछा कि किसी को कब लगता है कि हम सक्सेस में हैं 1 लाख पर भी, किसी को कब लगता है कि हम स्ट्रगल पे है 25 लाख पर भी. राइट? सो दो इंडिकेटर हैं. एक है फैक्ट इंडिकेटर, एक है फीलिंग इंडिकेटर. तो फैक्ट इंडिकेटर ये है कि स्ट्रगल इज अ फेज जहां पर आपने राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट प्राइस फिगर आउट नहीं किया है, एंड देयरफॉर यू आर नॉट एबल टू गेट एनफ बिजनेस एंड यू आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग मनी बैक टू जस्ट सस्टेन द बिजनेस. Okay, that is the indicator. That's the fact indicator of struggle. Fact indicator of survival is where you have a workable product or service, you know the right customer, you have the right price point, and you're organically getting how much over you're getting. And so workable business model is the indicator of survival. Okay. For stability, workable indicator is jahan par you are getting enough business to be able to take back money for yourself as well. Okay. So workable business model at survival, a profitable business model at stability. ठीक है. At success, the fact indicator is you have a second line of leaders who are managing day to day. So there is no owner dependency on day to day. So owner can focus on growth, expansion, diversification, all of that. Okay. That's the fact indicator. At scale, the fact indicator is that you have a proper management team who are now not just managing day-to-day activity, but they are creating the vision, the strategies for future. See, managers who are at success stage, what you have is manager. They manage people, they manage projects, they manage process. But in scale stage, the maturity is of a management team who have business acumen, who have strategic thinking, who have decision-making courage, and they take the company to the next level. So these are all fact indicator. Now what you spoke about, कि किसी को लगता है 1 लाख रुपया भी सक्सेस है, किसी को लगता है 25 लाख रुपया भी स्ट्रगल है या स्टेबिलिटी है, that's a feeling indicator. Okay? And I'll tell you why that feeling happens. When you enter any stage, so say from struggle, if I go to survival and I figure out the right product, the right customer, the right price, I feel a sense of success. But then after that I realize, यार ये तो ट्रैप है, यहाँ पर बेचना भी मुझे ही है, सर्विस भी मुझे ही करना है. So anything that you accomplish new feels success. Then after some time you stagnated it, then it becomes struggle. Same happens at stability. When you reach the point where leads भी आ रहे हैं, sales भी हो रही है, operations भी हो रहा है, accounts भी हो रहा है, पैसे घर आ रहे हैं, you feel success initially. But then you feel like, यार मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं पेमेंट कलेक्शन का ही काम कर रहा हूँ, मैं बैठ के टीम का काम कर रहा हूँ. Same happens at success. Initially when you have second line of leaders taking care of things and you are free, you feel, wow, see, I've built a successful business. Then after some time what happens is, if you've not scaled and you have your leaders leaving, you're like, यार कितनी बार करूँ ये. So that feeling of accomplishment happens when you enter a stage. You remain in it for too long, that same accomplishment will feel like, yaar ye kya hai? So I think excellence is a moving, what do you say? It's a moving target. एक escalator जैसा है कि वो
ऊपर जाते रहता है, हमें लगता है कि हम नीचे जाते रह रहे हैं at every stage. So I look at fact indicators rather than feeling indicators. और फैक्ट इंडिकेटर्स यू जस्ट एक्सप्लेन, Yeah. हर स्टेज का एक फैक्ट इंडिकेटर. Absolutely. फेयर. जिसको भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है उसे क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए खुद से कि ये क्वेश्चन के आंसर से मे बी कुछ बिजनेस मॉडल निकलेगा. I'll give you my basic. ठीक है, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ या मैं जब भी मेरे दोस्तों से बात करता हूँ या मैंने जैसे स्टार्ट किया आज तक सारे बिजनेस, राइट, दीज आर द यूजुअल क्वेश्चन आई आस्क. सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मैं ऑब्सेस्ड हूँ, Okay. जो मैं कंज्यूम सबसे ज़्यादा करता हूँ. Okay. मे बी मैं ऑटोमोबाइल मैगजीन पढ़ता रहता हूँ दिन भर, या मैं दिन भर पॉडकास्ट कंज्यूम करता रहता हूँ, या मैं गेम खेलता रहता हूँ, व्हाटएवर, जो भी मैं कंज्यूम करता हूँ, या इंटीरियर्स के बारे में नए नए घर देखता रहता हूँ, जो मैं सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ. दैट इज़ वन. सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि मेरे पास कौन सी स्किल है जो जिसमें मैं खुश हूँ, या ऐसी जो मुझे सबसे अच्छी आती है, या मैं जिसमें बहुत खुश हूँ, या जिसको सीखने में मुझे मज़ा आता है. कौन सी एक स्किल है? हर किसी की स्किल होती है. किसी को सेल्स में मज़ा आता है, किसी को ऑपरेशन सीखने में मज़ा आता है, किसी को मार्केटिंग करने में, और हर किसी की या तो बॉर्न होती है नेचुरल स्किल्स, लीडरशिप होती, कुछ भी, या लोग सीखते हैं. तो ऐसी कौन सी स्किल है? एंड फिर मैं थर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा, मैं अब ये वाली स्किल इस इंडस्ट्री में कहाँ पे मैच कर सकता हूँ जहाँ पे बिजनेस बन सकता है. Okay. दिस इज अ फ्रेमवर्क आई यूज टू गिव यू मोर नैरेटिव. तो ऐसे कोई फ्रेमवर्क है? शुरुआत में ये पूछिए, who do I want to serve? Who's that segment I want to serve? And चाहे ये B2B हो या B2C हो, get specific about a segment पहले. Like for example, if I say I want to serve business owners, okay, then I will work backwards from what are the biggest unfulfilled needs of the business owners. But don't you think कि usually जिसको तुम्हें सर्व करना है वो तुम खुद ही टाइप के लोग ढूंढते हो? ज़रूरी नहीं है. Largely yes, but ज़रूरी नहीं है. Okay. Okay. तो मतलब मैं एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई एम इंटरप्टिंग यू टू गेट बेटर. ओके, मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन सोचता हूँ मुझे किसको सर्व करना है, तो या तो मैं जो खुद हूँ, मेरी अनफुलफिल्ड नीड्स क्या, मैं वैसे टाइप के हूँ, या मेरे को जो प्रॉब्लम्स थी लाइफ में वो, या मैंने कोई नोटिस किया हो उसमें, दैट कैन बी. और अदर कैन बी कि यार दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ पे गैप है, वो टाइप के कस्टमर्स. That's another way. राइट. That's another way. तो अगर मैंने देख लिया कि पेरेंटिंग इज अ गैप, अब मैं खुद पेरेंट नहीं हूँ, तो मैं क्या अनफुलफिल्ड नीड्स निकाल के बिजनेस बनाऊंगा वहाँ पे? Exactly. So when you're looking at who do you want to serve, you also obviously will have a framework of in what context do you want to serve them. Like say for example, you realize parenting is a big need. Okay. You're not a parent yourself. मैं हूँ ही नहीं. Okay, you're not a parent yourself. But probably you realize that, okay, one of the things for new parents, which is a big challenge, is there is lack of clarity in their life about how do they want to design their professional journey, how do they want to navigate through their financial journey. Now you can start creating that kind of content to help them in that context. I see who do you want to serve as a great start point to at least start zeroing down on needs. Okay. कि उसकी ज़रूरतें क्या है. So one is a customer and need based approach. The other is a trend and opportunity based approach. And the third is a skill and capability based approach. So there are three approaches. एक है, एक सेगमेंट को पकड़ो, उनके नीड्स को डिकोड करो, और फिर उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट और सर्विस बनाओ. एक अप्रोच है कि आपने एक ट्रेंड देखा, इंडस्ट्री देखा कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एआई. पहले देयर वाज अ वेव ऑफ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो इतने सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बन गए. अब हर कोई एआई बात कर रहा है. सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग एन एआई एनेबलर, एआई एजेंसी, एआई टूल्स, right? So then you build on that trend and you build capability and product for that. The third approach, like I said, is more from the point of view of what is your existing skill and who can you add value through the skill. So the third one is more intrinsic, me to the world. The second one is more extrinsic from an opportunity and trend point of view. And the first one is more from a need of an individual or a segment of customers that you want to serve. Now the thing is, you can analyze and create ideas using all three. Yeah. And then kind of see the match between where there is capability fitment from your side, where there is resources fitment
of what it takes to make that business work, which business has the highest probability and where there's the highest opportunity fitment. Yeah. So उन तीनों के बीच में whatever idea comes, that's the game to play. True. And मेरे को तीनों cases की एक एग्जाम्पल याद आ गया. Yeah. So I'll tell you. Okay. So first is opportunity and trend. Yeah. मैं जेफ बेजोस की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. तो उसने एक पेपर पढ़ा. उस पेपर में था कि इंटरनेट शॉपिंग और इंटरनेट बिजनेसेस जो हैं वो थाउजेंड्स के एक्स में बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से. इतनी तेज़ी से कुछ भी नहीं बढ़ा है. Yeah. तो उसको ये इंसाइट दिखा कि अपॉर्चुनिटी है, बहुत तेज़ी से इंटरनेट पे लोग खरीदना चाह रहे हैं, वहाँ पे क्या बना सकते हैं. एंड दैट्स हाउ द बुक्स बिजनेस स्टार्टेड सेलिंग और द अमेजॉन स्टार्टेड बिल्डिंग. सो दैट्स वन वे ऑफ बिल्डिंग. तो अमेजॉन वैसे बना. देन सेकेंड, आई नो अ बिजनेस जिन्होंने एक सेगमेंट पकड़ा. उसने देखा कि इंडिया से ट्रैवल बहुत बढ़ते जा रहा है, तो ट्रैवलर्स एक सेगमेंट है, मैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा. तो उनकी अनफुलफिलिंग नीड्स जो थी उसने नोटिस किया कि यार वीज़ा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती लोगों को लगाने में, और हज़ारों लोग वीज़ा में बेवकूफ़ बनाते हैं. और शॉर्ट गारंटी नहीं है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने पैसे. तो उसने पूरा बिजनेस बना दिया जहाँ पे वो वीज़ा लोगों का बेटर कराता है. नाउ इट्स अ वेंचर बैक बिजनेस विच इज़ डूइंग वेरी वेल. और वो सिर्फ हेल्प कराता है कि आपको कहीं भी जाना है, आप स्टूडेंट हो, आप टूरिस्ट हो, आप प्रोफेशनल हो, आपको वीज़ा चाहिए, मैं करा के दूंगा. And that's a business to be built, right? That's a second type of business. And third, let's say Zerodha. It's classic skill type business कि निखिल नितिन what they talk about. कि हम ट्रेडर्स से हमने देखा ट्रेडर्स की ये प्रॉब्लम्स थी, तो हमने वो स्किल समझी, सॉर्ट करी और हमने हमारे लिए सॉल्व किया, लोगों के लिए सॉल्व किया और हम बढ़ गए. So all three businesses work. Or all three approaches work. Yeah, all three work. Absolutely. Interesting. So कुछ भी बन सकता है. Okay. Now इफ आपके पास अगर 0 रुपए होते हैं तो कौन सा बिजनेस बनाते हैं? स्किल ड्रिवन. क्या? एनीथिंग लाइक इफ यू हैड टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम जीरो टुडे और आपके पास कोई पैसा नहीं है, क्या बिजनेस स्टार्ट करते हो और बिजनेस बनाना है? टुडे आई थिंक कंटेंट क्रिएशन. क्यों? बिकॉज आई थिंक जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो हो आप. ओके. एंड इफ यू कैन जस्ट डेवलप द नुआंस एंड द स्किल टू बी एबल टू टेल योर स्टोरी द राइट वे एंड आइदर एडुकेट और एंटरटेन पीपल, then today the opportunity is great as a content creator. Both can be learned. Yeah. पर ऐसा नहीं लगता बहुत सैचुरेशन है? देखो भाई, मार्केट तो इतना ज़्यादा हो गया, इतने हर तीसरे इंसान का पॉडकास्ट है, हर दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर है, किसकी से नहीं है? अब तो शुरुआत है. Really? The way I see it is अब तो शुरुआत है. See, look at what is happening in the world right now. Today you have a mother who only restricted her life to a kitchen, having the opportunity to showcase how she's cooking food and then monetizing it. Today you have a working professional who's in a job that he or she hates but can rant about it and people will resonate with it and therefore the brands will go to that individual. So I think it's not a game of kitne hain, it's a game of क्या आपकी स्टोरी और आपका कंटेंट लोगों को कनेक्ट कर पा रहा है आपसे. If you're able to connect it. Now, there is a definite question about the shelf life. Okay, कि relevance, दिन तक चलोगे आप? कितने दिन तक चलोगे आप? And there is also a definite question, and that's where I think it's not anymore about virality and reach. Okay, but I think it's about creating a unique persona that people want to connect with. They want to watch it. There should be something why people come back to you. I think the virality game is today hackable, but the substance, it could be the substance from a point of view of competence, could be the substance of the story, how engaging it is, how humorous it is, how entertaining it is. So I think you should be able to, if you are able to capture that, and I think the only way to capture that is go more inside out. I think content creation is a fair venture to start with zero. Yeah, like
If there are guys on the internet who can throw themselves into slush and garbage bins and make money, then कुछ भी बिकेगा यार. ओके. एंड अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो तो आज क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे आप? I would identify a product, may not build it, but trade it and probably give a shot to something like using performance marketing, on which I would try to see what kind of ROI can I establish. What product? बताओ मुझे. अभी आज बनाना है, आज स्टार्ट करना है. Something that every household needs. देख क्या बताओ. केटल बहुत अच्छा है वो. अच्छा. ब्रांड प्लग इन लेडीज एंड जेंटलमैन. बहुत ही अच्छा केटल है. क्योरा नाम है. yflhome.com पे आपको ये मिलेगा. बहुत बढ़िया. No, like see, like now you look at this product for example, right? How many people would love to have a kettle where they can get constant access to hot water, okay, in a certain weather, in a certain season? That looks fancy, that looks sexy. So I'd identify a product, something like this, which would be a utility product, okay, and a utility product that probably people have not paid that much attention to, okay, and spice it up with design and then explore distribution through performance marketing. Okay. Yeah. And you feel that will work for you? Yeah, I would do that, or I would not use the entire 1 crore and use a smaller portion of money and start a QSR, a quick service restaurant. क्यों? I believe if you can get a QSR right, you can scale it up through franchising really well. Really? Yeah. ऐसा बोलते हैं कि QSR जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस, वो ग्रेवयार्ड है. No, restaurants are a graveyard. QSRs are not. कौन सा cuisine करोगे इंडिया में? कौन सा cuisine आपको लगता है जो अभी QSR की opportunity है? I think South Indian food. Really? Enough नहीं है? Not in the northern part of India, not in the central part of India, in the authentic South Indian way. Considering I'm a Bangalorean, when I eat 99 types of cheese dosas, I'm like, क्यों? देश के अंदर ही गद्दारी हो रही है. I think South Indian food is a very under-tapped market. In North India? In North India and Central India. Southern India में नहीं करूँगा South Indian, because I'll tell you, Tamil Nadu has its own preference of South Indian food. Bangalore has its own preference of Karnataka has its own preference. Telangana, Andhra has its own preference of South Indian food. And we have ego battles between us saying kiski sambar achhi, kiski chutney achhi. But in तीनों states का authentic expression of South Indian food आप North में लेके जाओगे, then it's crazy. So that's QSR. I would give a QSR business a shot, where I'd focus first on getting the product right. Stage 2, focus on getting that particular unit, that restaurant profitable. Moment I get profitable, I know this is now has to be replicated. Yeah. Interesting. एक मुझे बहुत अच्छी QSR जो आपने बात बोली exactly उससे रिलेट होती है. QSR entrepreneur इंडिया में बहुत strong. उसने बोला था अगर चाइनीज़ खोलना है तो चाइना में कभी नहीं खोलना चाहिए. And the same thing you said कि साउथ इंडियन खोलना है तो साउथ इंडिया में नहीं खोलना है. Yeah. On the other parts. Yeah. So जो वहाँ का local cuisine है, don't open that. Yeah. Use that as a mechanism to promote in the world. I just realized recently I was in Malaysia and my client is Chinese origin. And I just realized कि our Chinese is not Chinese. हाँ, हमारा Indo-Chinese. Yeah, like नहीं, हमारा पंजाबी Chinese है. Where do you feel इंडिया में next $1 billion opportunity कौन सा business? Something in the infra space. Indian residential real estate at a premium segment is evolving. Okay. Nobody has built a marketplace to service all the needs. Like I would say an Amazon for residential material requirements with localized distribution. It's something like what an Asian Paints has done. They've cracked the distribution कि आपको दिन में दो बार refill मिल सकता है. But in like a one-stop solution doesn't exist. I'm probably talking from my own bias of recently building a home कि कितने सारे लोगों के पास कितने सारी चीज़ें देखने के लिए जाना पड़ता था. But if I had like a one-stop solution, someone who can crack that problem at a scale, that would be an interesting. एक मार्केट प्लेस जहाँ पे मार्बल्स भी मिलते हैं, सैनिटरी भी मिलती है, डेकोर आइटम्स भी मिलते हैं, शेड कार्ड्स है, ऑटोमेशन है. होगा यार कोई ना कोई तो. इतना बड़ा बात करो, आई एम श्योर देयर है. इंफ्रा मार्केट क्या? इंफ्रा मार्केट इज बट फॉर बिल्डर्स आई गेस. या
like residential real estate consolidation, and I'm talking premium segment, because वहाँ जो खर्चा हो रहा है ना भाई, like I haven't seen spends like that. Yeah. इंडिया में तो लग्जरी बोलते हैं 1.5 करोड़ एंड अबव को. 1.5 करोड़ एंड अबव वाले जो फ्लैट्स हैं उसमें 40% इंक्रीज आया. 40%. That's wild increase. Yeah, like I give you like an experience I had when we were putting together our home theater room. So we went to this brand called Focal. It's a French brand. So I selected whatever we had to select. Then the guy says, I want to show you something as a demo. क्या था? He opens the door. Like it was a wall. You wouldn't even know there's a door. You go inside. And he has like 2 speakers that would be close to like 6 feet tall. Okay. 2 speakers. And he played a song from Lagan, Radha Kaise Na Jale. He told me to sit. He played the song. It felt like Udit Narayan was standing there and singing. Okay. And I asked him, ye kitne ka hai? He said, this pair comes with 3.5 crores. I'm like, 3.5 crores mein saale zindagiyan banti hai, ye speaker bech rahe hain. And I asked him, have you ever sold? That was my question. He said, we sold 7 last year. 7. So imagine, 7 is a big number for that value of a product. 20-25 crores you're only making out of just that. Yeah. Now imagine, let's go reverse in the price ranges on everything that goes into a home. Your bathroom fittings, to your bathtubs, to your sliding doors, your wooden flooring. I mean, nobody's curated all the possibilities that exist on a platform. पर इतना महंगा जो मार्केट है और इतना बड़ा segment है, वो experience भी तो करना होगा. I'm saying you don't have to go up that. I'm saying let's go below that value. No, what I meant, अगर आप एक लग्जरी घर बना रहे हो तो आपको, I think जो जितने मैंने लोगों को देखा उनको मजा आता है to choose and do things. तो वो ऑनलाइन देख के नहीं बुला पाते हैं. See, this I gave you like an extreme example of what's possible. Anything, let's say आपके अगर बजट में 10 लाख रुपए भी पॉसिबल है तो आप एक्सपीरियंस करोगे फिर खरीदोगे ना. Yes, absolutely. मैं 10 लाख रुपए को ऑनलाइन थोड़ी ऑर्डर कर दूंगा. भाई मजा आ गया. I'm not talking about ordering online. I'm talking about, that's what I said, Asian Paints is a model. Like I don't have a platform firstly to see what's possible. Okay. And I don't have a platform then to go experience it before I buy it. Like I have to go to 10-20 different people. इसमें एक ही जगह पे जाके आपको एक्सपीरियंस है. Yes. Maybe somebody will solve it. Yeah. And do you think ये लग्जरी वाला स्पेस बढ़ रहा है इंडिया में? 100%. Because ये जो आप बात कर रहे हो, this is 5 crores and above market. कि 5 करोड़ का तो घर लेगा ना आदमी. Like I'm thinking in my head luxury, like I didn't know that they called 1.5 crores. In my head luxury segment was 3.5 crores plus. Okay. I was looking at it from that view. तो 3.5-4 करोड़ का घर कोई खरीदता है तो कितने लोग होंगे इंडिया में? I don't have an insight on it, so I don't want to just. You know, top अभी वो एक stat आया था, I don't know if that's true or no, कि आपको top 1% में अगर किसी कंट्री में होना है तो कितना कमाना होता है. इंडिया में 1 करोड़ 40 लाख रुपए. तो अगर आप 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाते हो तो यहाँ आप क्या हैं बैंक में, यहाँ कमाते हो, आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट थिंग, तो आप टॉप 1% में आते हो. तो जो 1% तो ऑडियंस है जो खरीद पाएगी या कर पाएगी. या एंड इन द प्रीमियम सेगमेंट यू डोंट वर्क फॉर द मासेस, यू आर वर्किंग फॉर द प्रीमियम सेगमेंट. आपने इतने सारे बिजनेसेस देखे हैं, इतने बिजनेसेस एक्सपैंड करे, सबसे ज़्यादा कौन से बिजनेस में पैसे बनते हैं? आई थिंक द क्वेश्चन इटसेल्फ, लाइक how do I answer that for you? I mean, see, there's a saying कि boring business में पैसे बनते हैं. हाँ, वो तो है. मेरे तो सारे ही बोरिंग हैं, तो अब किसको चुनूं? Explain boring business और glamorous business. Difference बताओ क्या होता है? I have a fertilizer manufacturer who manufactures fertilizers and sells. Pretty much every farmer in Gujarat is this client. Now, how do I even quantify that? कितने धंधा करते हो? He is 1,000 crore plus. अब कॉपर सालों से बनाया होगा ना धंधा. हाँ, तो आज नया बंदा आके इस फर्टिलाइजिंग बिजनेस, सब बात करते हैं बोरिंग बिजनेस की. ओके, मेरे को ये प्रॉब्लम है बोरिंग बिजनेस से. मैं भी बोरिंग बिजनेस का ही प्रोडक्ट हूँ. मैंने भी मेरे खानदान में, घर में मैंने खुद ने वो करे थे. अब मैं ग्लैमरस बिजनेस में एंटर करके हूँ, राइट. एंड बाय द वे लोगों को ग्लैमरस लगता है, बैक एंड इज वेरी 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 बोरिंग एंड टीडियस. बट ठीक है, बोरिंग बिजनेस बिलीफ कि बोरिंग बिजनेस में पैसे बनते हैं, जहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा वहाँ पैसे बना. बोरिंग बिजनेस की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है.
एक बैरियर टू एंट्री. लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री साइट्स में पैसे बनते हैं जहाँ पे पावर एंड व्हाटएवर XYZ बड़े बड़े क्रेन्स तुम रेंट पे दे दो. ये सारे बोरिंग बिजनेस है, किसको करना है, राइट? वहाँ पैसे बनते हैं. वहाँ बैरियर टू एंट्री इज सो स्ट्रांग. या तो तुम्हारे पास कनेक्शंस नहीं है, या वो सेल नहीं कर सकते, कोई रिलेशनशिप नहीं है, या गवर्नमेंट का एंट्री नहीं है, या पैसा नहीं इतना कैपिटल की तुम उसमें एंटर कर पाओ. दैट इज फर्स्ट बोरिंग बिजनेस का. सेकेंड इज बोरिंग बिजनेसेस आर बोरिंग फॉर अ रीजन कि वहाँ पे सालों से लोगों ने एक अपनी गद्दी बना के रखी है, कुल्ले टिका रखे हैं, उसमें टिका के रखा है. तुम उस जंगल में एक शेर ऑलरेडी है, तुम एंटर करते हो ना, so my चींटी definition बन के तुमको फाड़ देते हैं लोग. my definition of a boring business is very different. Okay, what you spoke about are capital intensive boring businesses. मुझे लगता है कि your services businesses also are boring businesses. जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पकड़ लो टू बिगिन विथ. देखो 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग चल रही है. okay? आज भी आप किसी भी बिजनेस ओनर से पूछो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो पूछेंगे अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है. करेक्ट. मेरी भी यही प्रॉब्लम है. एवरी बिजनेस ओनर हैज दैट प्रॉब्लम कि एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से मिलवा दो हमें. राइट नाउ if you are able to solve a problem there, okay, that's a boring business that can make you good money. So I believe that chalo manufacturing needs money, trading needs money. Now if you don't have any capital तो शुरुआत तो सर्विसेज से करो ना. सर्विसेज से पैसे बनाओ, then from that transition add layers to your business. So I feel that services business, there's such a huge opportunity. डू यू थिंक सर्विसेज बिजनेस आज की तारीख में 1000 करोड़ जितने बन सकते हैं? 1000 करोड़ क्यों, पहले मैं वो पूछूंगा. मतलब ये क्या है कि 1000 करोड़ क्या ही बनाना है तो ही $1 billion बिजनेस. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि इमेजिन. बट क्यों नहीं बन सकता है, बन बिल्कुल सकता है. ओके ऐसे कि नहीं बन सकता. बट लेट अस आंसर द क्वेश्चन ऑफ पहले दिन पर यही क्यों सोचूं मैं. पहले मैं अपने माइलस्टोन, चलो यार करोड़ रुपया पर्सनल इनकम कितने एंटरप्रेन्योर कमाते हैं. 1000 करोड़ टर्नओवर करने वाले भी नहीं कमाते हैं बाय द वे. ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. तो मुझे 1000 करोड़ क्यों चाहिए. अगर मैं लाइक आई गिव अ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं वेडिंग प्लानिंग फर्म खोलूं, weddings में easily margin is anywhere between 25 to 30% or 40% also. If you have built a brand, then you can go up to margin of 60%. Okay. Now, अब मैं wedding planning का business करूं और मैं साल में 5 wedding करूं. Okay. And I'm not talking about the weddings where people spend 3 crores, 5 crores, 10 crores. I'm talking about in weddings, आज की डेट में someone who's hiring a wedding planner कम से कम 50-60 लाख खर्च करता है. Anything below that, then the wedding planners is the family and the cousins. Yeah. Right? So if I'm building a wedding planning business and I'm taking it up to 3 crores, okay, 4 crores revenue, which is not a very challenging thing to do, okay, in a span of 2 to 3 years time. And I'm making a 30% clean profit on it or 25% clean profit on it. 80 लाख कम होते हैं. कितने फंडेड स्टार्टअप फाउंडर वो घर लेके जाते हैं, ये बताओ. So I'll tell you, there's this misconception that the path of wealth creation only is through scale in a business. Okay? Fun fact. Working professionals have more assets in this country than business owners. बिकॉज वो अपनी सैलरी में से इज्जत से महीने दर महीने SIP करके डिसिप्लिन कर करके फिर एक प्रॉपर्टी खरीद के फिर हर 6 साल 7 साल एक और प्रॉपर्टी खरीद के EMI मैनेज कर करके असेट बना रहा है. ज़्यादातर धंधे वाले लोग ना अपना पूरा पैसा वापस धंधे में ही डाल देते हैं और पर्सनल एसेट बनता नहीं है. बट उसमें तो अच्छी बात है. नहीं है अच्छी बात. आई ऑलवेज से दिस टू बिजनेस ओनर्स, धंधा और बड़ा होगा क्योंकि तुम री इन्वेस्ट करते हो. तो हाँ, तो आई एम अ बिग बिलीवर कि अगर आपको री इन्वेस्ट करना जरूरी है धंधे को बड़ा बनाने के लिए, बट यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. नो, यू ऑलवेज हैव टू हैव अ योर कंपनी एंड यू आर 2 different entities.
if you don't understand this, you are putting your family's fortune on the line for this lust that you have for your business growth. And you talked about dying business. बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस हैं, सालों से चलते आ रहे हैं. उन्हें कैसे पता चले कि वो अब डाइंग बिजनेस है कि नहीं है? I think that indication comes very early, like when you see your margins depleting, when you see payments getting defaulted, and it's becoming a norm in your industry, when you're seeing quality of product, you are not able to evolve, but the market has moved forward. So there are too many indicators of a dying business. Too many. पर बहुत लोग बिलीव नहीं करते ना, मेरा तो चल रहा है, उनका बढ़ता है. I'll give you an example. Okay, I know an entrepreneur. मैं बहुत ऑब्वियस नहीं कर सकता बिकॉज इज द ओनली प्लेयर. XYZ बिजनेस जहाँ पे बहुत प्लेयर्स थे, FMCG बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत सारे थे, एक एक करके लोग बंद होने लग गए. एंड क्योंकि एक एक करके लोग बंद होने लग गए, वो इकलौते 2-3 प्लेयर्स ही बचे, मतलब 2-3 प्लेयर ही बचे, उन्होंने और बड़ा मार्केट हो गया, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गए. बट बाकी 25 लोग बंद हो गए. सो देयर इनकम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज. सब उसके लिए कैसे वो? So that's not a dying business. No, that industry is dying industry. Okay. Sure, dying industry. Okay. Year on year negative growth है, but because समय से पहले दूसरे business don't understand which industry, no context. Okay, oil soap. Okay. मतलब ब्राउन कलर का एक ऑयल सोप आता है जो पहले सनलाइट करके आता था. डाइंग इंडस्ट्री, उससे डिटर्जेंट बार्स पे गए, डिटर्जेंट बार से डिटर्जेंट पाउडर पे गए, डिटर्जेंट पाउडर से अब लोग लिक्विड डिटर्जेंट्स पे चले गए, राइट, पॉड्स पे आ गए. तो वो जो कपड़े जो ब्राउन कलर के गंदे बदबू वाली उससे धोते थे लोग, वो इंडस्ट्री डाइंग है. बट वहाँ पे 2-3 बिजनेस ओनर्स थे जिन्होंने, क्योंकि बाकी सारे बिजनेस खत्म हो गए, जिनको ये पसंद है वो वही करते हैं और गाँव में पेनिट्रेट डीपर करके बढ़ते चले. लास्ट मैन स्टैंडिंग प्रिंसिपल प्लस deeper penetration. Like I'll tell you, simple. Today soft drinks are not focusing on urban cities. Why? Because the consciousness has increased. कि यार ये detergent पी रहे हैं हम लोग, या bathroom cleaner पी रहे हैं हम लोग. Okay. Where are they going? They are going like deeper. Rural areas. So there is always a market. Cable TV, for example. So it's a dying market. It's a dying But market. I know people जो पैसे बना रहे हैं उसमें. हाँ, because वो reinvent कर रहे. They are figuring out a new geography. They are figuring out a new segment. No. But there are some businesses that like मतलब खत्म ही एकदम game. And it's a typewriter. हाँ, खत्म है game. Okay. So तो कैसे पता चले? क्योंकि कुछ businesses में लगता है कि वाओ, मतलब बाकी सब हट रहे हैं तो. I'll give very like a simpler example of this. Okay. Mobile phone retail, for example. Okay. Now, when Amazon, Flipkart started dumping the market with discounts, and mobile phones was the first product that they were giving deep discounts. हाँ, आज भी सबसे heavy discount उसी पे देते हैं. So now that kind of a business, my dad was a mobile phone retailer. तो mobile phone retailer थे पापा. एक showroom था, गोल था कि 5-6 showroom बनाने हैं. But there came a stage कि जहाँ पर customer उनके store के अंदर आता था, price पूछता था, तब तो MRP बताते. कस्टमर उनके पहले तो डेमो पीस देखता, फीचर यूज करता, समझ आता उसको फोन कौन सा अच्छा लेना है. उनके सामने Amazon, फ्लिपकार्ट खोलता और बोलता अंकल इतने में मिल रहा है, यहाँ से क्यों लूँ. True. Now the thing is, in our circle of family and friends, there were at least 4 people who had mobile phone stores. Now my dad saw कि this is a dying market. As a retail business owner, ये बंद कर देना चाहिए. करने चाहिए. So my dad withdrew the capital and he got into automobile accessories distribution. One of his friends said, ठीक है यार, ये लोग मोबाइल फोन बेचते हैं ना, ये वॉल्यूम बढ़ाएंगे मोबाइल फोन का, मोबाइल फोन सर्विस सेंटर अच्छे नहीं है. He went into accessories and service center. सर्विस में, मोबाइल फोन सर्विस में मार्जिन बहुत बड़ा है. मतलब कस्टमर आया, अंदर जाके खोल के एक बार साफ करने के लिए 1,000-1,500 मारते थे लोग. एंड पीस बेचने पे उतना मार्जिन नहीं मिलता था. सो ही वेंट सर्विस, कि मैं सर्विस करूँगा. ठीक है. एंड इवेंचुअली ended up being a service, built a services business for electronic appliances. Went in that direction. 2
वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स डिडंट पिवट. उन्होंने बोला हम यही बेचेंगे, हम यही करते हैं, हमको यही पता है. टुडे दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन गोइंग टू कनाडा कि भाई वहाँ अच्छी नौकरी लग जाओ, वहाँ से कमा के बेचते रहना. बाकी ये दुकान तो खुला ही है, ये हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको कहीं जाके कुछ करना है. okay? इससे पैसे नहीं बन रहे. नाउ सो दैट थिंग टू नो व्हेन टू पिवट, when to pivot or when to close the game and get out of the casino. कुछ लोग they live like there's no other option. ये कैसे पता चले कि यार ये अब टाइम हो गया, दुकान बंद करो, दूसरी जगह में जाओ, या कुछ और बिजनेस बनाओ? आई थिंक जब आपके नंबर्स और आपके ईगो में गैप बढ़ता जा रहा है तभी. सी फॉर देम इट वाज लाइक हम यही जानते हैं, हम यही करेंगे. ओके, देयर जस्टिफिकेशन, मोबाइल फोन बिकना बंद थोड़े हो रहे हैं. सो इट वाज जस्ट अ सेंस ऑफ लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी और फिक्सेटेड रहना कि यही करना है, यही आता है. एंड आई हैव सीन फार टू मेनी बिजनेस ओनर्स लूज कॉन्फिडेंस, हार जाते हैं अपने आप में. एग्जैक्टली, खुद में कॉन्फिडेंस चले जाता है. चलो आज अगर कोई बिजनेस ओनर सुन रहा है और उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैं वो दुकान वाला ही हूँ जो मैं दुकान पे जाके बैठता हूँ, ऑनलाइन वर्ल्ड या फ्यूचर जितनी चीज़ें आई उसके चक्कर में मेरा बिजनेस ठप हो गया है, पर मेरे पास कोई जाने की जगह नहीं है तो मैं इधर आ जाता हूँ. उसको क्या करना चाहिए? उसके पास है क्या आज? उसके पास एक दुकान है उसकी खुद की, उसके पास कुछ पैसे हैं जो पहले उसने बना रखे हैं खुद के पास, जो थोड़ा जिससे 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए से नहीं कुछ और चीज़ कर सकता है. और एट द सेम टाइम दुकान से पर मंथ उसके 40-50 हज़ार रुपये बन जाते हैं. तो अब उसे क्या करना चाहिए? पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी उनको कि एक नया स्किल सेट या एक नया इंडस्ट्री में एक्सपोजर लेना पड़ेगा उनको. कैसे? सिंपल मॉडल, फ्रैंचाइज लो किसी का, एक ग्रोइंग बिजनेस का फ्रैंचाइज लो आप. बट मेरे पास है ही सिर्फ 5-7 लाख रुपए अब आखिरी के, मैंने गलत फ्रेंचाइजी ले ली तो यार मैं बहुत डर रहा हूँ. मेरे पूरे 7 लाख रुपए जो कैपिटल, अगर आपने गलत फ्रेंचाइजी ले भी ली ना, एटलीस्ट आपको उस प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सपोजर मिलेगा. फिर क्या करूँगा? 7 लाख अगली बार खोलने के लिए फ्रेंचाइजी पैसे भी नहीं होंगे मेरे पास खुद का धंधा स्टार्ट करने के. नो, आई डोंट थिंक 5-7 लाख का ही एक्सपोजर होता है किसी भी दुकानदार के पास. बट आई जेन्युइनली बिलीव कि द वेट, एक इंडस्ट्री अगर आपको चेंज करनी पड़ेगी ना, फ्रेंचाइजिंग इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न एन इंडस्ट्री. Okay. And I'll tell you this, majority of the big brands in this country that offer franchise, ये सब मतलब ये अपने फ्रेंचाइज का ख्याल नहीं रखते. हाँ. Okay? तो अगर आप किसी की फ्रेंचाइज भी ले रहे हो ना, आप इसलिए ले रहे हो, ये जान के लो कि मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनसे बड़ी उम्मीद नहीं करूँगा, भले ही वो जो भी बोल दे कि हम आपको इतना बना के देंगे, ये करके देंगे एंड ऑल ऑफ दैट. यू आर गोइंग टू लर्न एंड क्रिएट एक्सपोजर. दैट्स योर इन्वेस्टमेंट. That's your education. That is one option. तो मैं 10 लाख रुपए एजुकेशन की दे दूँ, मेरे पास है ही पैसे इतने बस. That's your one option. The other option is you'll have to test another product and then China जिंदाबाद. Sorry to say this, but जाओ फिर शेंगेन जाओ, चोंकिंग जाओ, एक प्रोडक्ट उठा के आओ, you know selling, आपको ट्रेडिंग आती है, उससे शुरुआत करो. I would look at that as another viable option. कि आपको बेचना आता है तो आप एक प्रोडक्ट चूज करके उसको बेचना शुरू करो, नए टाइप का प्रोडक्ट. यस. फैमिली बिजनेस में बच्चे बोलते हैं कि यार हम ना अब रेडी हो गए बिजनेस करने के लिए, लेकिन पापा हमें मौका ही नहीं देते, हम पे भरोसा ही नहीं करते, हमें बढ़ाने नहीं देते. पापा की सोच बहुत लिमिटेड है, बहुत फिक्स्ड है. वो हमें धंधा नहीं करने देते, मतलब दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. तो वो कैसे अपना बिजनेस बढ़ाए? सो अगेन बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस, आवर इकोसिस्टम आई थिंक हैज a lot of family business owners, second generation, third generation, and I think उसको चेंज करने के लिए ना एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है. एंड आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय द अलाइनमेंट. वन, एक कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत है कि हु आर वी टू ईच अदर. Are you my father or my uncle or my mother or my aunt in the business?
Because if you're going to be my father, mother, uncle, or aunt, then this won't work for me as an individual. I always say this कि एक family business को work करना है, अगर 2 generations काम कर रही है ना, you need to have 3 relationships with each other. क्या? एक, you have to have a relationship of the family, कि आप मेरे पापा हो या आप मेरी मम्मी हो या आप मेरे अंकल हो, whatever. So one is that relationship. Second, you need to have a relationship of a business partner. कि इस business में ये डिपार्टमेंट या ये फंक्शन या ये वर्टिकल मैं संभाल रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट, वो फंक्शन, वो वर्टिकल आप संभाल रहे हो. एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर एज बिजनेस पार्टनर्स. और बिजनेस पार्टनर्स का रोल क्या होता है? 2 चीज़ें होती है, चैलेंज ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर. हमें दोनों करनी पड़ेगी. एंड उसमें फिर ना उम्र का तकाजा ये सब नहीं लगता. वी आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट टीम. ओके, सो दैट्स अ सेकेंड रिलेशनशिप. And there's a third relationship that needs to happen of a mentor and a mentee, which means कि there are उस बिजनेस में ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने तजुर्बे से सीखी है, एंड आई हैव टू बी ओपन टू दैट एक्सपीरियंस. देखो फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना, स्पेशली 2 जनरेशन्स में, पापा अंकल सब हसलर होते हैं. अपने टाइम में 0 से बनाया है उन्होंने, 100 गलतियां की हैं, एक लेवल पर लाके बिजनेस को खड़ा किया है. जब वो अपने बच्चों को लाते हैं ना, एक गलती क्या करते हैं ना, आइदर आउट ऑफ द डिजायर टू प्रोटेक्ट कैपिटल और आउट ऑफ द डिजायर टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द यंगर जनरेशन, वो उनको एक ग्लोरिफाइड मैनेजर बना देते हैं कि दिमाग मत यूज करना, आंख और कान खुला रखना, तू अपना है तो तू सोचना मत, तू वॉचमैन बनना है इधर. तो अब जो यंगर जनरेशन है और उसमें क्रिएटिव स्ट्रीक है, एक सेंस ऑफ एडवेंचर है, एक्सप्लोरेशन है, उसको आप अगर ग्लोरिफाइड वॉचमैन बनाओगे कि इसलिए तुझे रखा है क्योंकि तू अपने घर का है, तो यहाँ चोरी नहीं होगी, तू देखेगा, भरोसा चाहिए हमें, हाँ, डर रहेगा लोगों को कि अपना देख रहा है कुछ, देन तो आप अपने बच्चों का टैलेंट वेस्ट कर रहे हो. बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इतनी लो सेल्फ एस्टीम है कि वो काम से खुश रहे. ओके, नाउ द थिंग इज, और फिर क्या होता है ना, एक द बिगर चैलेंजेस जब ये डायनेमिक आता है, आइदर आउट ऑफ प्रोटेक्टिंग कैपिटल या प्रोटेक्टिंग बिजनेस या प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड, कि नहीं नहीं तू रिस्क मत ले, तू क्यों कर रहा है, हमने तो कर दिया ना, अब तू बस संभाल ले, राइट. इट्स अ प्रोटेक्शन एक्सप्रेशन कमिंग फ्रॉम a style of control. क्योंकि इनमें वो क्या बोलते हैं, आई एम टॉकिंग, इनमें वो ग्रेस ऑफ कंपैशन नहीं है. दिस इज द टेल जनरेशन, नॉट द समझा जनरेशन. ये बोलते हैं ये नहीं करना है तो ये हो जाना चाहिए और ये नहीं होना. इनका स्टाइल इज डोमिनेंट और कंट्रोल, and the desire is protection. Now what does the younger generation respond to? Control. The style. कि यार बस कंट्रोल करते ये फंस गया मैं, इससे आता तो यूके में MBA कर लेता, वहीं जॉब कर लेता, अच्छा रहता, राइट. ये डिस्कनेक्ट को ब्रेक करने के लिए दैट कॉन्वर्जेशन ऑफ अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट, which I don't see a lot of the previous generation having the maturity to initiate. हाँ. और the दिक्कत in the younger one is फट्टू हैं कि बाप के सामने, दुनिया में शहर बाप के सामने मियाँ हूँ. ओके, और वो पैटर्न अगर धंधे में बैठ गया ना, तो भैया तुम शादी के बाद तो तुम्हारी फटेगी, क्योंकि तुम फिर पप्पा जैसे बोलेंगे वैसे ही करूँगा बोलोगे, then that's a different dynamic and a challenge. So I think this expression has to be initiated by the younger generation, and इस expression में you have to, उनको समझाना पड़ेगा आपको कि ये जो आप बोल रहे हो ना, मुझे पता है ये प्रोटेक्शन है, नॉट कंट्रोल. आप देखोगे आपके बाप के यहाँ कोने में ना आंखें नम हो जाएगी कि अरे यार ये प्यार की बातें कर रहा है, ये कैसे. ओके, you have to teach them vulnerability, and for that you have to have the courage to express with compassion. मेरे इतने सारे दोस्त हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस उनका,
खरबपति हैं, 5-5 फ्लोर के घर है 4 लोगों के लिए। और वो टिपिकल वो है कि जहाँ पापा ने जो बोला वही होगा, ठीक है। और हर चीज़ वो ग्लोरीफाइड वॉचमैन बने हुए बिजनेस में, उनका काम है ऑफिस हो फैंसी सा कुछ भी, उसमें जाके बैठना, सुबह शाम तक बैठना, घर जाना। वो शादी भी कर लेते हैं पापा की वजह से, अरेंज मैरिज में, राइट। अपनी वाइफ को जोमेटो से ऑर्डर करना है ना, उसके पैसे भी घर वालों से पूछ के मांगते हैं कि पापा मेरी बीवी को ये चीज़ करवा लो। एंड वो उस रिलेशनशिप में व्हाट आई हैव सीन, बेचारी वाइफ स्ट्रगल करने लग जाती है, बिकॉज एक तो इतना बड़ा बिजनेस है, ये है, नाम है, उसके चक्कर में उसको खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं कि मैं 50,000 1 लाख की नौकरी कैसे करूं, इतने बड़े खानदान की बहू। तो वो कट कर देती क्योंकि उसका पति उसको बोल बोल के बोलता हमारे घर की बहू ये नहीं करती। फिर वो घर में बैठती, उसके खुद के पास पैसे नहीं है, हस्बैंड से मांगती, हस्बैंड के पास खुद के पास कुछ पैसे नहीं है, एंड इनके चक्कर में मैरिजेस गेट ब्रोकन। एब्सोल्युटली। एंड इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इट्स अ क्लासिक टेम्पलेट, इट्स अ predictable template of disasters. और कितने लोगों के साथ ये होता है। तो इट्स, एंड आई सेड दिस टू समबडी कि पर्सनली जो मैंने नोटिस किया है, यू नो, सब बहुत गलती ना बच्चों की भी है। इट्स उनको डे 1 पे बाप बनना है बिजनेस में। बहुत सारे बच्चे हैं जो एंटर करते हैं क्योंकि वो इतने एंटाइटल्ड हैं डे 1 से कि मैं तो इस बिजनेस का ओनर हूँ ना, मेरे पापा ओनर है, तो मैं आज XYZ नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सीधे 10x ही करूँगा। उन्हें ये नहीं पता कि परचेज कहाँ से करते हैं, सेल कहाँ से करते हैं, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, लोगों से बात क्या करते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। और वो डे 1 पे एक्सपेक्ट करते कि मैं तो सीधे आया हूँ, मैं बढ़ाने आया हूँ, मैंने 4 बढ़िया बढ़िया लोगों के यूट्यूब वीडियोज़ देख लिए या बिजनेस कोचेस से बात कर लिए, मुझे पता है ये बिजनेस अब 100 करोड़ का 1000 करोड़ का कैसे हो जाएगा। और उन्होंने लाइफ में कुछ प्रूफ नहीं किया अपने घर वालों को। एंड क्योंकि अपने माँ बाप को उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं किया, तो बाप कभी उन पर भरोसा भी नहीं कर सकता कि भाई ये कुछ कर भी पाएगा। और उनका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कंट्रोल जैसे बिहेव करता है, और फिर दोनों अलग अलग हो रहे हैं। पापा को लगता है मेरा बच्चा निकम्मा है, बच्चे को लगता है मेरे पापा सिर्फ कंट्रोल करते हैं, उनको कुछ सिखाना ही नहीं आता। एंड दे आर जस्ट गेटिंग डिफरेंट। तो आई डोंट थिंक कि पापाओं की इतनी गलती भी है जितनी बच्चों की गलती, क्योंकि I think it's a fair share. नहीं करते। Fair share है Raj, because I've also seen where there are talented, hardworking kids, but the parents are just plain simple control freaks. Okay, so it's a fair share. I think the right approach, and which is what I recommend to my clients, is पहले तो when you get your children to join your business, please do not give them a cabin. Please do not give them director, vice president status. Make sure that you design an MBA for your child in the business कि 3 साल 6 महीना per department. Okay? Love it. 6 महीना per department. वो 6 महीने में भी there's an approach. पहले 2 महीना मुंह बंद, सुनो, समझो. Okay? Watch and listen to the other team members. क्योंकि उन दूसरे टीम मेंबर्स के लिए आप वो बच्चे हो जो वो हर दिवाली पे देखते थे। आप वो बच्चे हो जिन्होंने उनके साथ खेला है। ठीक है, तो अगर आप पहले दिन पे जाके मैं हूँ योर न्यू बॉस का एटीट्यूड रखोगे, एक तो तुम्हें सब्सटेंस नहीं है, डेप्थ नहीं है, ओके, कनेक्शन एज अ कोलीग नहीं है। फर्स्ट 2 months शट अप, लाइक लिटरली शट अप, लाइक गो विथ जी हाँ सर काइंड ऑफ अ अप्रोच टू जस्ट लिसन एंड ऑब्जर्व। नेक्स्ट 2 months आस्क क्वेश्चंस कि इवन इफ यू वांट टू सजेस्ट, आस्क कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं। शो मेरिट, बट शो मेरिट विथ अ लॉट ऑफ कंपैशन वेयर यू आर अर्निंग रेस्पेक्ट। देन नेक्स्ट 2 months लीड, शो योर सब्सटेंस टू योर डिपार्टमेंट मेंबर्स, सेइंग ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेट्स डू दिस नाउ, मेक इट हैपन। डू दिस अक्रॉस 4-5 डिपार्टमेंट्स फॉर 3 years. अंडरस्टैंड द ग्राउंड, जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, हर डिपार्टमेंट की ग्राउंड रियलिटी समझो तुम। फिर तुम्हें गद्दी चाहिए, गद्दी पे बैठो। और इसमें माँ बाप की भी गलती है, बच्चों की भी गलती है, क्योंकि माँ बाप नहीं यार हमारा लाडला है, बड़ा हो गया, अब उसके लिए AC कैबिन, 40,000 की चेयर। हम लाइक क्या यार ये आई मीन कार पंक्चर हो जाए, ये रोने लग जाए रोड के बीच में, इसको स्टेपनी निकालनी नहीं आती, उसको आप डायरेक्टर बना रहे हो। बट डू यू थिंक कि ग्राउंड वर्क करना हर किसी को ज़रूरी भी है? आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ये समझने के लिए कि कैसे एक डिपार्टमेंट ऑपरेट होता है, बट ऑल्सो टू अर्न द ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट. बिकॉज बहुत से बिजनेस ओनर्स के सेकेंड जनरेशन जब हमारे पास आते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं उनको कैसे लीड करूं जिन्होंने मुझे बच्चे की तरह देखा है. हाँ. तो उनको आप डे वन से लीड नहीं कर पाओगे. लिसन, ओके, स्टेज 1 2 months लिसन, नेक्स्ट 2 months peer to peer relationship, next 2 months leadership. Yeah, so now when you've done that, that's like, मतलब it's stage by stage evolution of relationship ना. नहीं तो सिर्फ आपके सरनेम की वजह से आपकी इज्जत हो रही है, आपके नेम की वजह से नहीं, सरनेम की वजह से. True. So, and I think I've seen parents being reluctant, I've seen young people being reluctant, and the fundamental is, this is what I just said, ये secondary है. Primary तो ये establish करना है कि अगर मैं family business में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, then मुझे एक segment of that business चाहिए जहाँ पर मैं खेल सकूँ, अपने creativity को express कर सकूँ, गलती करके सीख सकूँ, क्योंकि आपने भी गलतियाँ करके ही सीखी. तो मुझे एक प्लेग्राउंड दो जहाँ पे मैं गिर सकूँ, और मुझे प्रोटेक्ट मत करो. मैं जानता हूँ आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बट डोंट प्रोटेक्ट मी, लेट मी फॉल. कि मेरे हर्ट से ही मैं इम्यूनिटी बढ़ाऊंगा ना. मैं बीमार पड़ूंगा तभी इम्यूनिटी बढ़ेगी ना. बीमार पड़ने से पहले आप दवाइयाँ ठूस रहे हो मुझ में, ठीक है? तो मैं तो फ्रैजाइल इम्यूनिटी सिस्टम के साथ हूँ. कल आप नहीं रहोगे, कौन संभालेगा इतना बड़ा बिजनेस फिर? True. राइट. सो यू हैव टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, एंड उसमें भी यू हैव टू गिव देम कि ठीक है, इस एरिया में आप मेरे मेंटर रहोगे जहाँ पर मैं आपसे सीखूंगा. इस एरिया में मैं आपका बिजनेस पार्टनर रहूंगा जहाँ पर हम एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, बट वीटो उसके हाथ में होगा जो एग्जीक्यूट करने वाला है. और इस एरिया में हम वी आर फैमिली. तो मतलब घर जाके ये बातें नहीं करनी अपने को. दैट क्लैरिटी हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर एनी फैमिली बिजनेस आई वर्कड विद. बहुत डिफिकल्ट है क्लैरिटी बिल्ड करना. ऑनेस्टली उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है कंफ्यूजन में रहना. अग्रीड. तो गुड थिंग्स डू द लेस डिफिकल्ट वन. या गुड थिंग्स रिक्वायर एफर्ट. इट्स सो वियर्ड नाउ टू डू अ पॉडकास्ट विथ यू, क्योंकि अब मेरे को कितना ज़्यादा पता है यार. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम दोनों, मैं क्या क्वेश्चंस पूछूं. मेरे को एज अ पॉडकास्टर्स क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, मेरे को ऐसे पर्सनल राजशमानी क्वेश्चन आएंगे. तो पूछ, चलो कोचिंग सेशन शुरू करते हैं. आप सेकंड गेस्ट हो फिगरिंग आउट की हिस्ट्री में जो तीसरी बार आया. वाह. कोई भी नहीं आया. बस मेरी सीवी पे जाएगा, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जाएगा अभी ये. एक दिन याद करो, एक दिन आएगा, ठीक है? बिल्कुल. एक दिन पक्का आएगा. टू टेल एवरीवन ही इज दैट कोच. Mr. Rajiv Talreja is that. Now you're making me blush. अरे it's good ना. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.